हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फाउंडर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं इकराम सर आज लेकर आया हूं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और जैसा कि सभी लोग फर्स्ट टाइम नहीं ये पढ़ रहे हैं, आप लोग 11th में भी इससे परिचित हो चुके हैं, लेकिन उस चैप्टर में 11th में पूरा कंप्लीट नहीं कराया गया था, अधूरे में छोड़ कर दिया गया था। उसी के आगे का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के अकॉर्डिंग या अपना आपके एकेडमिक क्लास के अकॉर्डिंग, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ये जो समझेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, जो नहीं समझेगा उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने के लिए 11th का भी कुछ चीजें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे 11 में हम लोग ऑर्डर पेयर पढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा इसको एक बार और रिमाइंड कराऊंगा कि ऑर्डर पेयर होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लोग रिलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, और जब रिलेशन अच्छे से समझ जाएंगे तभी हमको फंक्शन भी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। ऑर्डर पेयर आप लोग को याद होगा कि जैसे हम लोग सेट भी पढ़े, तो सेट में जो हम एलिमेंट्स लिखते थे उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता था। जैसे अगर मान लो सेट लिखते हैं ए कॉमा बी, इसको अगर क्लोज कर देते तो सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे। और अगर जो भी एलिमेंट लिखेंगे अंदर तो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, चाहे ए बी लिखे या बी ए लिखे, दोनों सेम ही है। या अगर और भी एलिमेंट है ए बी सी, उसको किसी भी ऑर्डर में लिखे तो दो एलिमेंट का सेट क्या होगा, सेम ही होगा। ऑर्डर का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं था। कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बिना ऑर्डर के समझना उसे मुश्किल हो जाता है। जैसे इसका नाम है ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब टू। तो यहां पर अगर कोई दो एलिमेंट लें और दो एलिमेंट को हम एक ऑर्डर में लिखें और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दें, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है, तो इसको हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। इसमें एक निश्चित ऑर्डर है, ए को पहले प्लेस पर अगर रखा है तो पहले पर ही होना चाहिए और बी बाद में तो बाद में ही होना चाहिए। अगर इसको हम बी कॉमा ए लिख दें तो ये सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है किसी टू एलिमेंट्स को अगर हम एक ऐसा सेट बना दें, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके बनाएं और उसका ऑर्डर फिक्स हो, तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और इस ऑर्डर पेयर में जैसे इसको दो ऑब्जेक्ट कह लीजिए या टू कंपोनेंट्स कह लीजिए या इसको दो एलिमेंट कह लीजिए, दोनों ठीक किसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर आप लोग समझ चुके होंगे। ऑर्डर पेयर के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी होते थे, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं करना होगा, थोड़ा सा बस रिमाइंड करा रहा हूं। अगर कोई दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो जाए, अगर ए बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई हो जाए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू एक्स होगा एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो सबको पता है फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो आई होप ऑर्डर पेयर सब लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर को ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग 11 में ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को अगर भी अभी भी डाउट हो तो थोड़ा सा 11 से एक बार और रिवाइज कर लीजिए इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होता है। अगर कोई एक सेट है, सेट ए इक्वल टू हम दे दें 1 2 3 और एक सेट बी दे दें, कुछ भी दे दें 4,5 दे दें या 2,3 3, कुछ भी दे दें। और एक भी ध्यान है कि ऑर्डर पेयर में जो दो कंपोनेंट होते हैं दोनों कंपोनेंट इक्वल भी हो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग ही होना चाहिए। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसको ए क्रॉस बी कहते हैं, ए कार्टेशियन बी या ए क्रॉस बी कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और हिंदी में से कार्तीय गुणन कहते हैं। तो कार्तीय गुणन अगर करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स which first components related to A and second component related to B। अगर मान लीजिए जब इसका सारे कंपोनेंट हम सारे ऑर्डर पेयर लिखें पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका सब फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। जैसे अगर हम करते हैं 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 4,5 से, तो आएगा 1,4 एक ऑर्डर पेयर आएगा, उसके बाद आएगा 1,5 आएगा, इसके बाद 2,4 2,5 फिर 3,4 3,5। अब देखिए जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे वो हम सब लिख चुके हैं।
इससे क्या होता है, जैसे सारे पॉसिबल ऑर्डर पे, अभी ऐसा नहीं कि इसको हम इंटरचेंज कर दें तो फिर ये दूसरा हम कहते हैं कि और भी अभी ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऐसा नहीं करना, जिसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा फर्स्ट वाले सेट का होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले सेट का फर्स्ट कंपोनेंट होगा और बाद वाले वाला जो कंपोनेंट होगा वो सेकेंड सेट का होना चाहिए। तो वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमें बनाना होगा। तो ये सारे ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पहले से भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए दे दिया जाता है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो दोनों सेट को अलग सेपरेट लिखना होता है। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट को लिख दीजिए तो ए आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट को लिख देंगे तो बी आ जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 1 2 2 3 3। तो किसी सेट में आप जानते ही हैं कि एलिमेंट्स को लिखने के रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1 1 दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, 1 फिर 2 फिर 3, और बाद वाला जो कंपोनेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4 5। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे करके अगर दोनों सेट को अलग अलग लिखना हो तो हम फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को अलग अलग छाट लेंगे, तो उससे हमें सेट मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पढ़ने का मेन मकसद ये है कि हम ये अगर ये जान जाएंगे तभी हम रिलेशन को समझ पाएंगे। अब ये आप जान चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जानते हैं, ऑर्डर पेयर भी जानते हैं, रिलेशंस के बारे में भी आप 11th में पढ़े थे लेकिन पूरा डीपली नहीं पढ़े थे। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे और रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और रिलेशन में क्या क्या होता है वो कंप्लीट, उसके जो ऑपरेशंस है वो पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फंक्शन पे पहुंचेंगे, क्योंकि रिलेशन पढ़ने के बिना फंक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज हम समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। अब इस पे ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और क्लास में आप अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा क्लास। और ये पूरा बारी बारी से क्लास लेने के बाद मैं वन शॉट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, एक बार लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद कंटिन्यूसली क्लास आता रहेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए रिलेशन के बारे में समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रिलेशन वर्ड आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। रिलेशन जो होता है आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे ए इज सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, इज द सन ऑफ यानी ए बी का लड़का है। तो उसमें क्या है, जैसे लड़का जो वर्ड आ रहा है इज द सन ऑफ, क्या होगा, रिलेशन बता रहा है ए और बी के बीच। जैसे रिलेशन का मतलब, रिलेशन को बताने के लिए कभी दो एलिमेंट का होना जरूरी है, या दो ऑब्जेक्ट कहिए या दो कंपोनेंट कहिए, हिंदी में उसको घटक बोल सकते हैं या अवयव बोल सकते हैं या कोई भी वस्तु बोल सकते हैं। तो दो वस्तुओं का जब होगा तभी हम उसको एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं, तभी हम जोड़ सकते हैं ए का बी से संबंध क्या है, या पहले वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या संबंध है। संबंध में जैसे पिता है, पिता भी संबंध को दिखाता है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, मित्र है, बड़ा छोटा भी, जैसे बड़ा का मतलब जैसे मैथमेटिकल। इसी तरह रिलेशन में दो तरह का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मीनिंग क्या है, और मैथमेटिकली हम रिलेशन में क्या पढ़ेंगे, गणितीय इसका अवधारणा क्या है रिलेशन का, गणित में हम रिलेशन को कैसे कैसे दिखाते हैं। जैसे गणित में आप जानते हैं, हम कह दें 5 4 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। ये ग्रेटर देन क्या बता रहा है, 5 और 4 के बीच का संबंध बता रहा है। ये बता रहा है कि 5 4 से बड़ा है, तो ये भी एक संबंध ही है। बड़ा है, छोटा है, बराबर का चिन्ह, जैसे मान लो कह दिया जाए x इक्वल टू वाई, एक्स और वाई के बीच जो संबंध है इक्वल बता रहा है, इज इक्वल टू क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। या हम कह दें ए इज ब्रदर ऑफ बी, इज ब्रदर क्या बता रहा है, इज ब्रदर ऑफ, रिलेशन बता रहा है ए और बी के बीच। तो रिलेशन ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। रिलेशन कोई भी दो ऑब्जेक्ट, देखिए यहां भी दो कंपोनेंट है, यहां भी दो कंपोनेंट है, यहां भी दो कंपोनेंट है, दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, इसीलिए हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़े हैं। अब ऑर्डर पेयर में देखिए, जैसे एक बार और थोड़ा सा चर्चा कर ले। जैसे मान लीजिए ऑर्डर पेयर हम कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं 1, 2, तो आप सबको पता है 1, 2 की पोजीशन कहां आएगी। अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो 2, 1 ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है कि नहीं। अगर कोई भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एकदम ऑर्डर फिक्स है कि एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू को हमेशा बाद में लिखते हैं। एब्सिसा पहले और ऑर्डिनेट बाद में, यानी भुज पहले कोटि बाद में।
तो इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होना, इसलिए ऑर्डर पेयर हम लोग पढ़ते हैं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है एक सेट से दूसरे सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो सारे हम लिखते हैं। क्योंकि अब जो भी रिलेशन बनेगा तो जितने सारे हमने ऑर्डर पेयर बना दिए, जितना भी ये जोड़ा बनाए, क्रमित युग्म इसको कहा जाता है। ऑर्डर पेयर को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। तो जितना हो सकता है सारे हमने लिख दिया। अब कोई भी रिलेशन आप उसमें कहेंगे तो सारा रिलेशन क्या होता है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर आर सच दैट ए टू बी, इसका मतलब है कि आर इज अ रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, यानी एक आर ऐसा रिलेशन है जो सेट ए से बी पर है। इट मींस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कि अब जैसे मान लीजिए हमने ए क्रॉस बी कर दिया, अब यही हम रिलेशन दे दें एक्स लेस देन वाई, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है तो हम देखेंगे इसमें जैसे 1 4 से छोटा है तो ये रिलेशन में आ जाएगा। 1 5 से छोटा है तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। 2 4 से छोटा रिलेशन में आ जाएगा, ये भी रिलेशन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, सारे एलिमेंट इसके रिलेशन में आ जाएंगे। अगर हम इक्वल दे दें x इक्वल टू वाई, तो इसमें कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। जैसे दोनों कंपोनेंट जो इक्वल हो, ये इसके इक्वल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कोई भी आर हमारा फाई आ जाएगा। पहले वाले में आर क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। दूसरे वाले में एक भी नहीं आएंगे। ग्रेटर देन का दे दिया जाता है, ग्रेटर देन भी पहला कंपोनेंट दूसरे से ग्रेटर नहीं है तो उसमें भी कोई नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो हम एलिमेंट कुछ और ही दे देते, जैसे मान लिया हम 2 3 दे देते तो फिर कराते तो कुछ ही एलिमेंट ग्रेटर आता रिलेशन में, एक्स लेस देन वाई में, कुछ एक्स इक्वल टू वाई में चला जाता और कुछ एक्स ग्रेटर देन वाई में चला जाता। तो इस तरह से जो रिलेशन होता है आप लोग समझ चुके होंगे, ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होता है। तो अब रिलेशन की मीनिंग आप समझ चुके हैं, बुक से भी इसकी डेफिनेशन, आप डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। रिलेशन आप जब समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे क्वेश्चन करने में भी। इसके बाद आता है द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। कंसेप्ट ऑफ रिलेशन यही है, जैसे आप समझ चुके होंगे, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ रिलेशन का मतलब वही आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन जो होता है सबसेट होता है। और अगर मान लीजिए कहीं लिखा जाए आर इज ए रिलेशन, आर इज अ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब आर जो रिलेशन है ए से ए पर है। ये मत सोचिए कि एक ही सेट पर रिलेशन हो गया, ए से ए पर को हम शॉर्ट में कहते हैं आर इज ए रिलेशन ऑन ए। आर इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई अगर रिलेशन है जिस सेट से जिस सेट पर है तो क्या होगा, आर उस दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और सबसेट आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं सेट में, इसीलिए सेट के बाद ही ये चैप्टर पढ़ा जाता है। अगर सेट न जानते हो तो एक बार जरूर जाके एक बार सेट पढ़ लीजिए, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा। जैसे एलिमेंट पढ़ रहे हैं चाहे सबसेट कहते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे सबसेट का मतलब क्या है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब ये समझ चुके होंगे। इसके बाद आइए देखते हैं रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद आता है बाइनरी रिलेशन, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है कोई भी अगर रिलेशन ए से ए पर है, मतलब ये दोनों सेम है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, रिलेशन में आप लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार और याद दिला दूं। कोई भी रिलेशन अगर है, जैसे रिलेशन को आप लोग एरो डायग्राम में भी पढ़े थे, एरो डायग्राम से ये ए है, ये बी है, एक एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है। अगर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध भी इसी से है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किसी से मान लीजिए नहीं है, तो डोमेन का मतलब होता है जिसका रिलेशन है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी रिलेशन अगर लिखते हैं, जैसे r इज इक्वल टू हमने लिख दिया जैसे 1,2 1,3 या 4,5, इतने ही लिख के बस समझ लीजिए।
तो फर्स्ट कंपोनेंट जो आएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर पेयर का, उसको हम डोमेन बोलते हैं। अगर डोमेन आर लिखना हो तो 1 आएगा, 1 1 दो बार नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एलिमेंट में हमेशा एक ही बार एलिमेंट लिखा जाता है। जैसे मान लेगा हमें लिखना है डोमेन आर, डोमेन आर क्या आएगा, 1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, ये डोमेन आर हो जाएगा। रेंज में क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट का जिससे भी संबंध है, जैसे रेंज में ये एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि इसका भी इससे संबंध है, इस एलिमेंट का भी संबंध इससे है, फिर इस एलिमेंट का संबंध इससे, तो रेंज में ये दो एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे और ये आएंगे। एक बार बस ये रिमाइंड करा रहा हूं, आप लोग 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बस एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं कि हाँ डोमेन रेंज भी आप लोग को याद आ जाए। तो ये डोमेन में आएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, रेंज में ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा। कोर डोमेन जो होता है, कोर डोमेन पूरे बी का एलिमेंट होता है, ये पूरा बी जो के एलिमेंट होंगे उसको बोलते हैं हम लोग कोर डोमेन। तो बाइनरी रिलेशन जो होता है, उसको बाइनरी रिलेशन को हम बोलते हैं द्विआधारी संबंध। द्विआधारी का मतलब होता है 2x2, मतलब जो सेट रहेगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे। मेन इस चैप्टर में बाइनरी रिलेशन ही मेन है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाइनरी रिलेशन के अंडर में ही आएंगे, क्योंकि बाकी हम लोग 11 में पढ़ चुके थे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। बाइनरी रिलेशन में सबसे पहले होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, फिर एंटी सिमेट्रिक पढ़ेंगे, और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। अगर इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया, तो समझ जाए कि संबंध आ गया, और जब संबंध अच्छे से आ जाएगा तब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और बाइनरी रिलेशन पहले समझ लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में, बाइनरी रिलेशन में क्या क्या आता है वो देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन समझ ही चुके, जैसे आर सच दैट A to A, इसका मतलब R is a relation from a set A to same set A। जैसे R एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय A से समुच्चय A पर ही हो, यानी अपने आप पर ही हो, तो उसको हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। कि यही हमारा यही से 12th का सिलेबस है। इसके पहले जो भी था, जैसे डोमेन, कोडोमेन, चाहे रेंज, ये सब 11th का सिलेबस था। तो 11th में हम लोग एक बार, अगर आपको अभी भी डाउट हो तो 11th में एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद 12th के लिए आप लोग यहीं से पढ़ेंगे। एक बार संबंध का डेफिनेशन दोहरा लीजिए, तब आइए द्विआधारी संबंध में। और बोर्ड एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो द्विआधारी संबंध से ही रिलेटेड आता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को हम बोलते हैं हिंदी में स्वतुल्य संबंध। इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन है और उसमें अगर ए आर ए, यानी ए एक एलिमेंट ए है जो खुद अपने आप से ही संबंधित है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जो भी संबंध, देखिए इस तरह समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि जैसे ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा है ए इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब एक एलिमेंट ए खुद अपने आप से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जैसे एक सेट ए है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं पैरेलल, एक जैसे मान लाइन के बारे में बात करें, जैसे L पैरेलल टू अगर M है, अगर इसका मतलब एक प्लेन में दो लाइन है जो एक दूसरे के समांतर है, तो क्या ये स्वतुल्य होगा। अगर हम देखें तो L इज पैरेलल, यहां भी L रखें तो L इज पैरेलल टू L, हम ये देखें कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी ट्रू है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, लाइन अपने आप से संबंधित है, यानी वो संबंध जो है अपने आप से संबंधित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। या बराबर संबंध, जैसे अगर एक कोई भी क्वांटिटी दूसरे के अगर इक्वल है, तो अगर दोनों जगह हम सेम रखें तो कोई भी क्वांटिटी अपने आप के, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो स्वतुल्य का मतलब ए फर्स्ट नंबर ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को एवरी, हाँ ये भी लिखा जाएगा आगे, एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी सभी ए के लिए। इसका मतलब अगर ए में अगर एलिमेंट आ जाए 1 2 3 आ जाए, तो संबंध में क्या आना चाहिए, 1 1 भी आना चाहिए
टू टू भी आना चाहिए और थ्री थ्री भी आना चाहिए। सभी एलिमेंट के दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए। कहीं भी ऑर्डर पेयर में अगर दो कंपोनेंट लिखा है तो समझ जाइए कि पहला जो है इस दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तभी ऑर्डर पेयर बना है। इसी को हम कहते हैं वन वन बिलोंग, इसको हम क्या कहेंगे, वन वन बिलोंग्स टू आर, या लिखेंगे वन आर वन। इस तरह भी लिखा हो तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इस तरह यूज हम लोग करेंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब टू टू बिलोंग्स टू आर, या इसी को हम कह सकते हैं दैट इज टू आर टू, दो का संबंध दो से है। अगर थ्री थ्री आया है तो थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर, यानी थ्री आर थ्री। मतलब संबंध में इस तरह वाले सारे एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए में वन टू थ्री है तो वन वन भी आना चाहिए संबंध में, टू टू भी आना चाहिए और थ्री थ्री भी आना चाहिए। अगर इसमें फोर होता, इसमें फोर फोर ना आता तो संबंध क्या होता, स्वतुल्य नहीं होता। नहीं, सभी के लिए सत्य होना चाहिए। जैसे अगर एक लाइन एल एम के पैरेलल है तो लाइन एल क्या होगा, अपने आप के पैरेलल होगा, सारे लाइन के लिए ट्रू है। यानी एल पैरेलल टू एल, यानी एल आर एल, एल आर एल, एल संबंधित है एल से। एक लाइन दूसरे से क्या है, संबंधित, अपने आप से संबंधित है। तो इस तरह के रिलेशन को हम स्वतुल्य बोलते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू और क्वेश्चन हम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। बहुत इजी होता है ये, बस आप डेफिनेशन याद रखिए। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब होता है, इसको हिंदी में सममित संबंध कहते हैं। सिमेट्रिक में यह होता है जैसे ए आर बी, दो एलिमेंट को लाना होगा। एक एलिमेंट ए है जो बी से रिलेटेड है, ये इंप्लाइज करे कि बी आर ए भी हो, बी आर ए बी इंप्लाइज दैट ए आर बी। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इंप्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। सारे ए बी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन में ए कॉमा बी, उसको आपस में इंटरचेंज कर दें। सेकेंड कंपोनेंट को पहले पे कर दें, अब पहले वाले को सेकेंड पे कर दें, तो जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर से रिलेटेड संबंध में हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे अभी हम समांतर का हम रीजन दिए हैं, अगर एल पैरेलल टू एम है और हम इसको इंटरचेंज कर दें, अगर लाइन एल एम के पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल होगी। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए दो सेट है, अगर दोनों अगर इक्वल है तो अगर ए इक्वल टू बी कह दें तो बी इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। या कोई दो ऑब्जेक्ट है ए इक्वल टू बी तो हम उसको कह सकते हैं बी इक्वल टू ए। मतलब इंटरचेंज करने पे भी इक्वल का रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ट्राइंगल है दूसरे के सिमिलर है तो उनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टू, तो देन ट्राइंगल टू इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल वन, तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब कोई भी अगर संबंध आ रहा है उसके कंपोनेंट को अगर इंटरचेंज करने के बाद भी अगर वो ऑर्डर पेयर उस संबंध में आ जा रहा है, फॉलो कर रहा है उस संबंध को, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक में एक आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक भी जान ले, एंटी सिमेट्रिक होता क्या है। अगर कहीं भी ऐसा होता है ए आर बी एंड बी आर ए एंड बी आर ए, हम चाहें तो इसको इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। इसका मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो आर से एंड बी ए बिलोंग कर रहा हो आर से, और ये इंप्लाइज कर दे रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो ए इक्वल टू बी आ जा रहा है, तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ए ग्रेटर और इक्वल टू बी एंड हम कह दें बी ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए इक्वल टू बी करेगा। हम अगर कहें कि ए बी से बड़ा या बराबर है, या हम कहें बी ए से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा। ऐसे सेट पे भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और कह दें एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब इसको इंटरचेंज करने पर अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ये इंप्लाइज कर दे कि दोनों बराबर हो जा रहा है, जैसे ए सबसेट बी है, इंटरचेंज कर दे बी सबसेट ए, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए इक्वल टू बी करेगा। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू बी होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग, इसका मतलब ये उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। इसी तरह लेस और इक्वल टू क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा।
तो इस तरह के रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली हम लोग तीन रिलेशन को एकदम खूब अच्छे समझेंगे, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे पहले वाले रिलेशन केवल एक एलिमेंट आया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और दूसरे वाले में दो एलिमेंट आया, अगर कोई भी अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर से, तो इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तीसरे वाले में तीन एलिमेंट आ जाएगा, तीसरा सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आता है अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो आर से एंड इसके बाद आ रहा है बी सी बिलोंग कर रहा हो आर से, और ये इंप्लाइज कर रहा हो ए सी बिलोंग कर दे आर से, इसका मतलब ए का संबंध बी से है एंड बी का संबंध सी से है, और ये इंप्लाइज कर दे ए का संबंध सी से हो जाए, तो हम ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, इसको पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, या ए इज ए रिलेशन टू ऑफ बी, या हम कहें ए बी बिलोंग्स टू आर, सेम चीज है, बस ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर संबंधित, ए बी संबंधित है आर से, मतलब ए और बी क्या है, आपस में संबंध रखते हैं, ए का संबंध बी से है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है ए का संबंध बी से है, इसीलिए ऑर्डर पेयर बना भी है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी पर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या दें, कई ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इज ब्रदर ऑफ, जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ पी, और हम कह दें एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए और सी भाई होंगे कि नहीं होंगे, ये भी होंगे। अगर ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, तो ए भी सी का भाई होगा, तो ए क्या हो जाएगा, ये संबंध क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो क्या ये इंप्लाइज करेगा ए बराबर बी है या बी बराबर सी है, क्या ए और सी बराबर होगा, होगा, ए बराबर सी भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। कोई भी अगर ऐसा संबंध आता है कहेगा कि बताइए ट्रांजिटिव है, पैरेलल रिलेशन, अगर लाइन एल एम के पैरेलल है और एम लाइन एन के पैरेलल है, तो एल भी एन के पैरेलल होगी, तो पैरेलल रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। ब्रदर रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इक्वल रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे मान ले हम कह दें ग्रेटर रिलेशन, तो ग्रेटर भी होगा, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या ए सी से ग्रेटर होगा, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा होगा, होगा, ये भी होगा, ए ग्रेटर देन सी भी होगा। अब जैसे मान ले हम कह दे एनिमी रिलेशन, एनिमी रिलेशन, जैसे एनिमी, ए इज एनिमी ऑफ बी, अगर ए बी का शत्रु है और बी सी का शत्रु है, तो ए और सी शत्रु, कोई जरूरी नहीं कि शत्रु हो, तो शत्रु रिलेशन क्या है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से और एग्जांपल दे सकते हैं परपेंडिकुलर रिलेशन, जैसे मान लीजिए एक लाइन एल है, एम के परपेंडिकुलर है, तो एल एम के परपेंडिकुलर है एंड एम क्या है, एन के परपेंडिकुलर है, तो क्या इंप्लाइज करेगा, एल एन के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, एल एम के पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। हम ये कह सकते हैं एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू, एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू एन, जो परपेंडिकुलर रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं होगा। बना के देख लीजिए, एक लाइन एल है जो एम के परपेंडिकुलर है, एम के परपेंडिकुलर, एम के परपेंडिकुलर हम बना दें, अब एम के परपेंडिकुलर एन बना दें हम, अगर एन लाइन बना दें तो एल के परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर जो रिलेशन है ट्रांजिटिव नहीं होंगे, तो इसको ध्यान में बैठा कर रखेंगे। अब जैसे परपेंडिकुलर रिलेशन के बारे में पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप देखिए खुद से कोई लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद आता है सिमेट्रिक, परपेंडिकुलर रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, अगर एल एम के परपेंडिकुलर है, दो पर सोचेंगे, हमेशा स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट पर सोचेंगे, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट को लेंगे, और ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट का होना जरूरी है। तो जैसे एल है
एम के अगर परपेंडिकुलर है, लाइन एम के परपेंडिकुलर है, तो एल एम के परपेंडिकुलर है तो एम भी एल के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब एल परपेंडिकुलर टू एम इंप्लाइज करेगा एम परपेंडिकुलर टू एल। तो ये क्या होंगे, जो परपेंडिकुलर रिलेशन है सिमेट्रिक होगा। और परपेंडिकुलर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो अभी हमने समझाया ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, केवल सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, यानी न तो रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक है। तो उसको हमें लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक दो एग्जांपल भी हम कर देंगे कि क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना होगा, कैसे दिखाना होगा, और इस पे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आइए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी जरूर करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्वल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन को भी पीछे अभी हम नहीं बताए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कहीं भी अगर आ जाए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए, तो उस रिलेशन को हमें प्रूव करना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, फिर सिमेट्रिक प्रूव करना होगा, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इज इक्वल, इक्वल रिलेशन को हमें बताना है कि तुल्यता। तो सबसे पहले हम करेंगे पहला नंबर रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल देंगे। हम देखेंगे कि जैसे इक्वल जो संबंध है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू ए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप के इक्वल होगा। अगर यही सेट पर होता कि इक्वल सेट पर होता कि इज इक्वल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट, तो सेट का सिंबल कैपिटल लेटर होता है, तो कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल ए कर देंगे। कोई भी सेट अपने आप के इक्वल होगा। किसी भी चीज में अगर इक्वल की बात आए तो उस हम देखेंगे कि क्या वो स्वयं से इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ए इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर इसका मतलब हो जाएगा ए इज रिलेटेड टू ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। हम कहेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मतलब संबंध, संबंध को हम आर से दिखाते हैं, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। तो पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। किसी भी चीज के बारे में आ जाए, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्राइंगल्स के बारे में आ सकता है कि ये कोई सेट है जो केवल ट्राइंगल का सेट है, तो हम कह सकते हैं कि दिखाइए कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम उसमें लिखेंगे वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कोई भी ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए वो क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। यानी ए आर ए, सिंपल में ए आर ए कई जगह एक्स एक्स से दिखा देता है, एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स आर एक्स, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स पे भी दिखाएं या स्मॉल ए का यूज कर ले। सेकेंड नंबर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में लिख सकते हैं a इक्वल टू बी इंप्लाइज दैट b इक्वल टू ए। अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। इंटरचेंज करने पर हमारा जो इक्वल रिलेशन है बदलेगा नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट इज a आर बी इंप्लाइज दैट बी आर ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन लिखें या केवल सिमेट्रिक लिख देंगे, आर सममित है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसका, बस समझ लेना है डेफिनेशन और कैसे। दूसरा नंबर चाहे तो आप सिमेट्रिक हेडिंग डाल दीजिए, सिमेट्रिक लिख भी दीजिए, सिमेट्रिक हम दिखा रहे हैं तो सिमेट्रिक हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे आइए, अब ट्रांजिटिव हम दिखाएंगे। ट्रांजिटिव, अब इसमें तीन एलिमेंट लेना होगा, जैसे a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी। हम ये देखेंगे अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो क्या c a के इक्वल होगा, तो a इक्वल टू c भी होगा। ये सबको पता है अगर a b के इक्वल है एंड b c के इक्वल है तो इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू c।
इसका मतलब दैट इज हम कह सकते हैं ए आर, यही रिलेशन है, इक्वल रिलेशन, ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज दैट ए आर सी, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R. Therefore, R is transitive. R संक्रमक है, संक्रमक या संक्रामक लिखा जाता है हिंदी में, तो R संक्रमक है तो हो जाएगा हेंस, अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आप इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे संबंध फंक्शन लेकर के। फंक्शन से पहले थोड़ा सा और हम इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप ये पहले खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब वो समझ में आएगा। थोड़ा सा वो दूसरे तरह का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। पूरे चैप्टर वाइज में क्लास लेकर आऊंगा और लास्ट में चैप्टर को वन शॉट में भी हम दिखाएंगे कि वन शॉट में पूरा एकदम शुरू से आखिर तक हम एक बार रिवीजन वर्क करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।